नमस्कार मित्रों। आज के एपिसोड में चक्रव्यूह में हमने रखा है पाकिस्तान को एक और विभाजन की ओर। पाकिस्तान का परिदृश्य वर्तमान में हम इसको बलूचिस्तान से जोड़ते हैं और इधर कुछ समय से बलूचों की जो गतिविधियां हैं बहुत बढ़ी हुई है। बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था अफगानिस्तान में कहर बरपाने के लिए, अब उसका पलटवार पाकिस्तान में बहुत तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचों ने उनकी जो बीएलए आर्मी है टीटीपी के साथ हाथ मिला लिया है। दोस्त और दोस्त मिलकर के दोनों दुश्मनों को सबक सिखाने में लगे हुए हैं और दोनों का दुश्मन है पाकिस्तान। पिछले कुछ दिनों से उनका तांडव काफी देखा जा रहा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पख्तूनवा में गुरिल्ला वार बहुत तेजी से हो रहा है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए जो अनेक संगठन काम कर रहे हैं वो सब भी एकजुट हो रहे हैं और सबका निशाना पाकिस्तान है। विशेष रूप से पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस है। साथ में चीन के वो अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो वहां सीपेक और तमाम योजनाओं में काम करने के लिए लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं बलूच, यह समझना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला दिया गया था, जबकि वह एक अलग आजाद मुल्क अपना घोषित करना चाहते थे। ना तो अंग्रेजों ने सुनी और ना ही भारत और पाकिस्तान ने उनकी बात को सुना। तब से लेकर अब तक वह आजादी की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरदार अकबर खान बुगटी, जो एक बहुत सम्मानित और बहुत बड़े बीएलए के नेता हुआ करते थे, बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, पाकिस्तानी सेना ने उनको गिरफ्तार किया। उसके कुछ दिन बाद उनकी हत्या हो गई और ऐसे कई नेताओं को पाकिस्तान गिरफ्तार किया, जांच के बहाने, पूछताछ के बहाने ले गई और फिर वो वापस नहीं आए। इन सबसे संघर्ष कम होने के बजाय और तेज हो गया और इस संघर्ष में सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के साथ किसी को हो रहा है तो चीन है। आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सीपेक जिसको कहते हैं, और चीन के जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कई देशों को वो मिलाता है आपस में, उसका एक हिस्सा है। ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ने का जो सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप की ओर, अफ्रीका की ओर जाएगा, एक बड़ा मेगा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चीन का। और चीन चाहता है कि इस रास्ते से जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का, जिसको चीन ने एक तरीके से ले लिया है, वहां उसका सबमरीन बेड़ा भी है, वहां उसका बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रहता है। पूरी तरह से मैं समझता हूं उसका उपयोग चीन कर रहा है। वो चाहता है कि इस बंदरगाह के थ्रू हम रेलवे और हाईवे की जो कनेक्टिविटी देंगे, उससे तेल गैस सप्लाई बहुत आसानी से हो जाएगी। मिडिल ईस्ट से बहुत सारी चीजें उस रास्ते से हम चीन को लाएंगे और चीन का जो सामान है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप अफ्रीका के देशों में आसानी से चला जाएगा। जो हिंद महासागर घूम करके जाता है, एक बड़ी दूरी और बड़ा समय लेता है, बड़ा उसमें खर्चा आता है, उसको बचाते हुए हम एक अच्छा विकल्प तैयार कर लेंगे। ऐसा चीन ने उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रखा है। हालांकि ये सीपेक भारत के क्षेत्र से होकर के गुजरता है, गिलगित बाल्टिस्तान भी उसमें आता है और भारत ने भी अभी कोई खास इनिशिएटिव नहीं लिया है, नहीं तो
इस क्षेत्र में भी चीन के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होगी। बलूचों को इसमें कोई विशेष फायदा तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा क्यों पहुंचाने दें। जब पाकिस्तान को सबक सिखाने पर काम कर रहे हैं तो भला ऐसे प्रोजेक्ट को वो समर्थन क्यों करेंगे। और सरकार को दबाव में लेने का एक बड़ा जरिया भी है, इसलिए उस प्रोजेक्ट को भी वो टारगेट कर रहे हैं। इसमें काम करने वाले जो चाइनीज अफसर हैं, चाइनीज इंजीनियर हैं, चाइनीज तमाम लेबर काम कर रहे हैं या उनके तमाम लोग हैं, उनको भी ये टारगेट कर रहे हैं। एक विषय यहां ईरान से भी जुड़ा हुआ है, सिस्तान और बलूचिस्तान। सिस्तानो बलूचिस्तान कहते हैं। ईरान का जो दक्षिण का हिस्सा है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिला हुआ है, उसमें छोटे छोटे प्रांत हैं। सिस्तान प्रांत में शियाओं का इलाका है और जो साउथ का हिस्सा है वो बलूची उसमें रहते हैं। और इनका भी पाकिस्तान के बलूचियों के साथ बड़ा सामंजस्य है और बॉर्डर इन्फ्लुएंस होता रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ईरान ने इससे तंग आकर के पाकिस्तान पे फायर कर दिया था, पाकिस्तान पर एक मिसाइल दाग दिया था और रिएक्शन में कुछ पाकिस्तान ने भी किया था। तो ये ऐसा मुद्दा है कि वहां पाकिस्तान ईरान भी आमने सामने बीच बीच में आ जाते हैं। ये भी एक पाकिस्तान के परेशानी का कारण है। पाकिस्तान की अगर डेमोग्राफी देखें तो क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर भी बड़ी विविधता है। पाकिस्तान का ये मूल मुद्दा भी है एक तरीके से, क्योंकि वहां पंजाबी है, पश्तून है, सिंधी है और सर्किस हैं। पंजाबी और सिंधियों को मिला करके भी एक कम्युनिटी है जिसको सर्किस कहा जाता है। लगभग इनकी 10.53% आबादी है। मुहाजिर भी हैं जो भारत से गए लेकिन पाकिस्तान ने उनको ठीक से अपनाया नहीं, उनकी भी संख्या 7 से 8% के आसपास है। और बलोच हैं लगभग 4% की संख्या में। गिलगिट बाल्टिस्तानी भी हैं लगभग 5% की संख्या में, जो भारत की तरफ भी हैं और पाकिस्तान की तरफ भी हैं। सरकार और सेना में पंजाबियों का दबदबा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और बाकी लोगों को महत्व नहीं देते हैं। यह भी एक विवाद का बड़ा कारण पाकिस्तान में शुरू से रहा है और यह छोटा विवाद नहीं, यह अशांति और अलगाववाद का एक बड़ा कारण है और आगे और बन सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है वहां का मुल्ला कल्चर और इस्लामिक अतिवाद। दुनिया बदल जाए लेकिन पाकिस्तानी मुल्लावाद नहीं बदलने वाला है। मदरसों ने ही तालिबान पैदा किए हैं और अफगानी मुजाहिद कल्चर भी पाकिस्तानी मुल्लों को बहुत पसंद है, उससे प्रभावित है। और पाकिस्तान में मुल्ला इतने लामबंद हैं कि सेना और सरकार भी उनसे उलझने में 100 बार सोचती है। ये पाकिस्तान के शैक्षिक सामाजिक विकास में बाधा पैदा करते हैं। मुल्लावाद एक बड़ी बाधा है क्योंकि ये पीछे ले जाते हैं। इस्लामिक कल्चर से किसी को उस फंडामेंटलिज्म जो उनका है, जो रूढ़िवाद है, उससे ये बाहर आने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान में आज जो है वो है आतंकवाद और अस्थिरता का संकट। पाकिस्तान का जो आतंकवाद वो एक प्रकार से भस्मासुर बन चुका है। दूसरों की तबाही के सपने देखने वाला, सपने पालने वाला, खुद तबाही और आतंकवाद का शिकार है। पिछले 1-2 दशक से पाकिस्तान में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसके अपने देश में, दुनिया में शायद ही कहीं हुई हो। अब सांप पालने वाले को भी सांप डसता है, ऐसा आपने सुना होगा। यह पाकिस्तान में पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। उसका असर सीधे सीधे उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक व्यवस्था पर पड़ रही है। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली और आंतरिक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भूख और गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग सरकार और सेना को खुलेआम जिम्मेदार बताते हैं और उनको कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। सीमा पार के
परिस्थितियों का आकलन करते हैं, अर्थात भारत से सीखने की नसीहत भी देते हैं कि जरा भारत को देखो कहां से कहां पहुंच गया और हमारी सरकार हमें कहां ले जा रही है। निश्चित रूप से ये असंतोष कभी भी अराजकता और हिंसा आंदोलन में बदल सकती है। पाकिस्तान में जन विद्रोह की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सरकार असहाय है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से पैरालाइज होता जा रहा है, दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है। सरकार चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत कर्ज मिलता है वो पाकिस्तानी सेना छीन लेती है। कुछ सरकार के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और स्थितियां दिन प्रतिदिन इतनी खराब हो रही है कि देश और विदेश से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां कंपनी और पैसा लगाने के बारे में सोचता नहीं है। वो डर रहा है कि पता नहीं वहां कब क्या कैसे हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की एक न्यूज आई थी, पाकिस्तान में एक माल का उद्घाटन हुआ। माल के उद्घाटन के समय में पब्लिक वहां इकट्ठी हो गई, पूरे माल को लूट लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी अराजकता जिस देश में हो, कोई माल पैसा लगा के खोल रहा हो और उसी दिन उसका माल लूट जाए, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। और अगर ज्यादा दिनों तक ये स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका और ये स्थिति नहीं सुधारी गई तो पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर भी खड़ा है। गृह युद्ध की भी संभावना बन सकती है पाकिस्तान में। सेना और सरकार में लूट की प्रतियोगिता चल रही है। देश और समाज कहीं भी ना तो सेना की प्राथमिकता में है, न ही सरकार की प्राथमिकता में है। विदेशों में कोठियां होनी चाहिए, जमीन जायदाद होनी चाहिए, व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने चाहिए, होटल होने चाहिए, रेस्टोरेंट होने चाहिए, ताकि रिटायर होने के बाद वहां शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी नागरिकता ले लेंगे और वहां ऐसे जिएंगे। किसी भी देश की सेना, किसी देश की नेता की अगर प्राथमिकता ये हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे देश की सुरक्षा, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है, विकास का भार है, व्यवस्था संभालने का भार है, देश को आगे बढ़ाने का भार है, अगर वो लूट तंत्र में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और देश के प्रति कोई दायित्व बोध नहीं है, कोई वफादारी नहीं है, तो उस देश को तो अल्लाह भी नहीं बचा सकता। यह पाकिस्तान को विचार करना है कि उसे इन परिस्थितियों से कैसे निकलना है। और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ आतंकवादी उठा रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों का लाभ तालिबान उठा रहा है, इन्हीं परिस्थितियों का लाभ बलोच भी उठा रहे हैं और इनके हमले तेज होते जा रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि इन्हीं परिस्थितियों का लाभ वहां की आर्मी भी उठा रही है, क्योंकि जब जब परिस्थितियां बिगड़ी है, व्यवस्था में परिवर्तन की बात लोगों ने किया है, संभावनाएं बनी है, सरकार की किंग कर्तव्य मूर्ता पैदा हुई है, जनता असहाय हुई है, तो सेना ने सत्ता हथियाया है। जहां संगीत की धुनों से ज्यादा गोलियों की गूंज सुनाई देती हो, लोगों के सामने सर्वाइवल का संकट हो और दिनों दिन बढ़ रहा हो, पाकिस्तान बर्बादी और बिखराव के जिस मुहाने पर पहुंचा है, मैं समझता हूं कहीं ऐसा ना हो कि वह बिखर जाए, टूट जाए या फिर सेना फिर शासन सत्ता पर कब्जा कर लेगी। एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि सेना की निर्मम कार्रवाई की उम्मीद भी कुछ लोग लगा रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश में उन्होंने किया था। आप जानते हैं याहिया खान, अयूब खान, जिया-उल हक जैसे जनरलों की धरती है पाकिस्तान, जिन्होंने हमेशा अपने देश को ऐसे मुहाने पे ले जाकर खड़ा कर दिया कि सिवाय उस देश का नुकसान हुआ और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर अगर 1971 दोहराते हैं, बांग्लादेश जैसी स्थिति, वहां जिस तरह से उन्होंने तानाशाही किया था, जिस तरीके से बांग्लादेशियों के साथ अत्याचार किया था, वहां के लोगों की दुर्दशा की थी, अगर ये बलूचियों के साथ इन्होंने करने की हिम्मत की या ऐसी गलतियां की उन्होंने, तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान को टूटने से पाकिस्तान नहीं बचा सकता। और केवल बलूचिस्तान नहीं टूटेगा, पश्तून भी अलग होंगे, सिंधी भी अलग होंगे, पंजाबी भी अलग होंगे और बहुत सारे लोग अलग होंगे। सब अपनी क्षेत्रीयता, अपने प्रांत के लिए कहीं न कहीं संघर्षरत है।
कोई खुल के मैदान में शस्त्र लेकर संघर्ष कर रहा है, कोई वैचारिक संघर्ष कर रहा है, कोई राजनीतिक तरीके से हल ढूंढ रहा है, लेकिन हर बिरादर वहां, हर क्षेत्र और भाषा के लोग वहां संघर्षरत हैं। और बलूचिस्तान को तो नहीं लगता मुझे कि बहुत दिन तक रोक पाएंगे। बलूचिस्तान भी अलग होगा, पश्तूनिस्तान भी अलग होगा, और ये बड़े प्रांत हैं पाकिस्तान के। अगर ये अलग हो गए तो पंजाबी सिंधियों का छोटा सा क्षेत्र इस्लामाबाद, लाहौर रह जाएगा, बाकी सब पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बहुत दिन तक पाकिस्तान नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे तान पैदा होंगे। बलूचिस्तान भी पैदा होगा, पश्तूनिस्तान भी पैदा होगा, और बहुत सारे। तो इस तरीके से पाकिस्तान एक बिखराव के कगार पर खड़ा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, दिवालीपन के कगार पर खड़ा है। इसे बचा पाना फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरानों के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। इस एपिसोड को आज यहां विराम देते हुए कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव भी प्रेषित करते रहें ताकि नए नए मुद्दों के साथ आपके सामने आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।